दोस्तों नमस्कार। तो इंडियन पॉलिटी के इस नोट्स में हम लोग आज देखने वाले हैं भारत में संघीय व्यवस्था। ठीक है, तो इसे हम लोग देखें कि पहले संघीय व्यवस्था को समझने से पहले आ, संघात्मक और एकात्मक जो है वो व्यवस्था क्या है, दोनों व्यवस्था को अगर हम समग्रता से देखेंगे तब हम इसकी परिभाषा जो है स्पष्ट कर पाएंगे। तो केंद्र सरकार केंद्र राज्य संबंधों को आधार बनाकर जब शासन प्रणालियों का वर्गीकरण किया जाता है तो उसके दो रूप होते हैं, पहला संघात्मक और दूसरा एकात्मक। तो संघात्मक यानी कि फेडरल सिस्टम क्या है? तो संघात्मक व्यवस्था केंद्र राज्य संबंधों की ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र व राज्य समान दिखते हैं। ठीक है, अपने अपने क्षेत्राधिकार में केंद्र और राज्य दोनों सर्वोच्च होते हैं, जिसके कारण यह कहा जाता है कि संघात्मक व्यवस्था द्वैध संप्रभुता के आधार पर कार्य करती है। और दूसरा एकात्मक व्यवस्था। ठीक है, एकात्मक व्यवस्था में केंद्र शक्तिशाली होता है और प्रांत कमजोर होती है। ठीक है, प्रांत केंद्र के एजेंट माने जाते हैं। तो ये एकात्मक व्यवस्था हुई। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो है वो उदाहरण है। ठीक है, संघात्मक और एकात्मक के, जिसमें कि संघात्मक में अमेरिका आता है। ठीक है, और ब्रिटेन में क्या है, एकात्मक व्यवस्था है। तो दोनों में हम जो विशेषता देखेंगे उससे स्पष्ट कर पाएंगे कि संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था में क्या अंतर है। और वैसे हम लोग का जो संघात्मक व्यवस्था है वो कनाडा का संघात्मक व्यवस्था है। ठीक है, माने भारत का। तो संघात्मक व्यवस्था में देखें कि केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का संवैधानिक विभाजन पाया जाता है। ठीक है, इसे फिर से देखें कि केंद्र और प्रांतों के बीच, किस में? संघात्मक व्यवस्था में। संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का संवैधानिक विभाजन पाया जाता है। ठीक है, एकात्मक में संविधान की सभी शक्तियां केंद्र में निहित होती है और केंद्र ही प्रांत की शक्तियों का स्रोत होता है। ठीक है, संघात्मक व्यवस्था में लिखित, कठोर और सर्वोच्च संविधान होता है। ठीक है, जबकि एकात्मक व्यवस्था में अनिवार्य नहीं है। ठीक है, संघात्मक व्यवस्था में द्विस्तरीय सरकार यानी कि केंद्र और प्रांत की अलग अलग सरकार जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, संघात्मक व्यवस्था में होती है। जबकि एकात्मक व्यवस्था में एकल सरकार होती है, केंद्र में शक्ति का एकीकरण होता है। ठीक है, संघात्मक व्यवस्था में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होती है, जबकि एकात्मक व्यवस्था में यह अनिवार्य नहीं है। ठीक है, संघात्मक व्यवस्था में दोहरा संविधान होता है। ठीक है, जबकि एकात्मक में एकल संविधान होता है। संघात्मक व्यवस्था में दोहरी नागरिकता होती है, जबकि एकात्मक व्यवस्था में एकल नागरिकता है। ठीक है, प्रशासन, लेखा परीक्षण, न्याय आदि का दोहरा तंत्र होता है संघात्मक व्यवस्था में, जबकि एकात्मक व्यवस्था में जो प्रशासन है, लेखा परीक्षण है, न्याय है, इस सब का एकल तंत्र होता है। ठीक है, तो हमने जो पहला पार्ट था इसमें कि संघात्मक और एकात्मक के बारे में एक तरह से तुलनात्मक हम लोगों ने अध्ययन किया। ठीक है, अब आगे जो देखते हैं संघ राज्य संबंध। ठीक है, इसमें विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध हैं। इन तीनों को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले देखें विधायी संबंध। संविधान के अनुच्छेद 245 से 255 तक में केंद्र तथा राज्यों के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है, जिसके तहत केंद्र तथा राज्य नागरिकों के विकास हेतु कानून का निर्माण करेगा। इसके लिए भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में विभिन्न सूचियों का निर्माण किया गया है, जिसके तहत दोनों विभिन्न विषयों पर कानून का निर्माण कर सकता है। जैसे पहला संघ सूची, समवर्ती सूची तथा अपशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। राज्य सूची तथा समवर्ती सूची पर राज्य द्वारा कानून बनाया जा सकता है, परंतु समवर्ती सूची पर कानून बनाने के कारण दोनों के बीच विवाद उत्पन्न हो तो उस परिस्थिति में केंद्र द्वारा बनाया गया कानून जो है वह अधिक प्रभावी होगा, जिसके कारण केंद्र तथा राज्य संबंध प्रभावित होते रहते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में केंद्र तथा तमिलनाडु सरकार के बीच विवाद देखने को मिला। ठीक है, इसके बाद बी में देखें कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए विधेयक को आरक्षित करने के संबंध में केंद्र तथा राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न होता है। ठीक है, सी में देखें तो राज्य सूची के विषय पर भी
केंद्र कानून का निर्माण कर सकता है। जैसे कि अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा को अधिकार है कि राष्ट्रीय हित के आधार पर संसद कानून का निर्माण कर सकता है। वहीं अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू कराने हेतु राज्य सूची पर संसद कानून बना सकता है। ठीक है। आपातकाल स्थिति में अनुच्छेद 352, 360 की परिस्थिति में केंद्र भी विषय पर कानून बना सकता है। ठीक है, उसे लागू कर सकता है। वहीं 365 की स्थिति, माफ़ कीजिए, 356 की स्थिति में अध्यादेश जारी कर राज्यपाल कानून का स्वरूप दे सकता है। ठीक है। डी में देखिए कि 2020 में स्वास्थ्य संकट उत्पन्न होने पर केंद्र सरकार द्वारा महामारी अधिनियम 1897 को लागू किया गया, जिसके तहत स्वास्थ्य संबंधी सभी निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिए जाने लगे। राज्यों में इसे सहकारी संघवाद के विरुद्ध माना। उनके अनुसार स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, फलस्वरूप इस पर राज्य द्वारा ही निर्णय लिया जाना चाहिए। ठीक है। आंतरिक सुरक्षा पुलिस व्यवस्था राज्य सूची का विषय है, परंतु आंतरिक सुरक्षा के नाम पर केंद्र राज्यों में अर्धसैनिक बलों को स्थापित करती है। 2020 में संसद द्वारा बीएसएफ को अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे राज्यों में सीमा से सटे 50 किलोमीटर अंदर तक जांच करने, गिरफ्तार करने आदि का अधिकार दिया, जिसे कई राज्य विशेषकर पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब ने विरोध किया तथा इसे सहकारी संघवाद के विरुद्ध माना। ठीक है। राज्य विधायिका द्वारा राज्य सूची पर कोई कानून बनाया जाता है और वह कानून अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करता हो तो केंद्र उस कानून को निरस्त कर सकता है या संशोधन कर सकता है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने सहकारी संघवाद की मूल भावना को स्थापित करने का प्रयास किया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी मिनर्वा मिल्सवाद तथा एस.आर. बोम्मईवाद में मूल ढांचा माना, परंतु समय समय पर विधायी संबंधों को लेकर सहकारी संघवाद जो है वो विवाद में रहा है। इस संबंध में कई समितियों ने विभिन्न सिफारिशें दी है। इस संबंध में राजमन्नार समिति ने राज्यपालों के पद को ही समाप्त करने की सिफारिश की है। वहीं सरकारिया आयोग ने राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 356 के प्रयोग को लेकर संयम बरतने संबंधी सिफारिश की है। उनके अनुसार अंतिम रूप से ही 356 का प्रयोग किया जाए तथा राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में उस राज्य के मुख्यमंत्री के सलाह को भी महत्ता देने की बात कही। ठीक है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत की भौगोलिक तथा सांस्कृतिक विविधता को देखते हुए सहकारी संघवाद को स्थापित किया है। केंद्र तथा राज्य विधायी संबंधी अधिकार का प्रयोग करते हुए सहकारी संघवाद की मूल भावनाओं को महत्ता दी तथा स्वतंत्र रूप से संविधान के अनुरूप कानून का निर्माण करते हुए नागरिकों का विकास करें। इसके लिए राज्यपालों की नियुक्ति तथा उनका कार्य, अनुच्छेद 356 का प्रयोग आदि को लेकर संयम बरती जाए। ठीक है। आगे है कि राजनीतिक संबंध या प्रशासनिक संबंध। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि विधायी संबंध, इसमें विधायी संबंध के अंतर्गत ही ये हम लोग देख रहे हैं, नहीं, ये है राजनीतिक संबंध और प्रशासनिक संबंध, ये प्रशासनिक संबंध है। तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि विधायी संबंध, उसके बाद प्रशासनिक संबंध देख रहे हैं। तो प्रशासनिक संबंध और विधायी संबंध में क्या है, तो संविधान निर्माताओं ने प्रशासनिक संबंधों को लेकर संविधान का अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक प्रावधान किया है तथा इसे लेकर केंद्र और राज्यों के बीच तनाव भी देखने को मिलता है। इसे निम्न रूपों में हम लोग देख सकते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति तथा उसके कार्य के संबंध में राज्यपाल दोहरी भूमिका निर्वाह करता है। ठीक है। केंद्र तथा राज्यों के बीच सेतु के रूप में काम करता है, पहला। ठीक है। इसके बाद है कि केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल पारंपरिक व्यवस्थाओं के तहत राज्य के अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जिसमें वो कुलपति की नियुक्ति अपने विवेक के आधार पर करता है। इसे लेकर ही पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्यपाल पर केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करने का भी आरोप लगाया है तथा इसे संवैधानिक व्यवस्था नहीं माना है। पश्चिम बंगाल के अलावा केरल, पंजाब राज्यों ने भी राज्यपाल कुलपति की नियुक्ति के संबंध में विवाद उत्पन्न हुआ था। ठीक है। ICS अधिकारियों की नियुक्ति। कई राज्य सरकारों ने अखिल भारतीय सेवकों की नियुक्ति को लेकर केंद्र पर आरोप लगाया है। उनके अनुसार यह राज्य पर केंद्र का नियंत्रण करने की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 312 से लेकर 315 के तहत अखिल भारतीय सेवकों की नियुक्ति, उनके वेतन, भत्ते तथा प्रशिक्षण
केंद्र द्वारा किए जाते हैं, इसलिए वे केंद्र के विचारधारा को ही लागू करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। इसका दूसरा दिया है कि सशस्त्र बलों की नियुक्ति राज्यों में केंद्र आंतरिक सुरक्षा तथा प्रशिक्षण के आधार पर राज्य में अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति कर सकता है। इसे लेकर राज्य सरकार द्वारा केंद्र पर आरोप लगाए गए हैं तथा इसे सहकारी संघवाद के विपरीत माना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 2020-21 में अर्धसैनिक बलों की तैनाती को लेकर केंद्र पर आरोप लगाकर, ठीक है, इसे लेकर कई समितियों ने अपनी सिफारिश प्रस्तुत की। तमिलनाडु सरकार द्वारा स्थापित राजमन्नार समिति ने ICS की नियुक्ति की आलोचना की तथा इसे समाप्त करने तक की बात कही। वहीं सरकारीय आयोग ने भारत के स्टील फैम के तहत इसे मानते हुए इसे अधिक प्रभावी बनाने की बात कही। वहीं सरकारीय आयोग ने राज्यपालों द्वारा कुलपति की नियुक्ति संबंधी उस राज्य के मुख्यमंत्री के सलाह को प्रमुखता देने की बात कही। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भौगोलिक तथा सांस्कृतिक विविधता को देखते हुए तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी केंद्र को अधिकार प्रदान किया। साथ ही सहकारी संघवाद को भी स्थापित किया। इस संबंध में निर्णय करते हुए राज्य की सहमति को भी प्रमुखता दी जानी चाहिए, जिससे राज्य अपने संसाधन तथा विविधता के अनुरूप अपना विकास सुनिश्चित कर सके। ठीक है, तो हमने ये प्रशासनिक संबंध देखा। अब हम लोग देख लेते हैं वित्तीय संबंध। ठीक है, तो केंद्र तथा राज्यों के बीच विवाद का प्रमुख कारण वित्तीय स्थिति मानी जाती है। हाल के ही दिनों में राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग तथा GST करों के आवंटन, वित्त आयोग द्वारा करों के आवंटन आदि को लेकर केंद्र तथा राज्य संबंधी तनावपूर्ण दिखाई देते हैं। ठीक है, हाल ही में केरल सरकार तथा भारत सरकार के मध्य तनाव की वृद्धि हुई है, जिसे लेकर अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए प्रयास। ठीक है, तो सबसे पहले दिया है कि संवैधानिक स्तर पर देखें तो शीतलवाड़ समिति, राजमन्नार समिति तथा सरकारी आयोग ने राज्य के बीच उत्पन्न विवाद को दूर करने तथा केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की सिफारिश की, जिसके बाद अनुच्छेद 263 के तहत संविधान में स्थापित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य नदी जल संबंधी विवाद, सीमा संबंधी विवाद आदि को दूर करना है। परंतु अपनी स्थापना से लेकर मात्र 11 बैठकें की मैंने अभी तक आयोजित की गई, जो इसकी निष्क्रियता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद की स्थापना में देखें तो गृह मंत्री की अध्यक्षता में राज्य के बीच उत्पन्न विवाद को दूर करने के लिए क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई। वर्तमान में 6 क्षेत्रीय परिषद कार्य स्वरूप में स्थापित है। पहला उत्तर क्षेत्रीय परिषद, दूसरा मध्य क्षेत्रीय परिषद, तीसरा दक्षिण क्षेत्रीय परिषद, चौथा पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद के सक्रियता के कारण ही इसे नागा शांति समझौता, असम तथा मणिपुर के बीच सीमा विवाद आदि को दूर करने में सफलता मिली है। ठीक है, GST काउंसिल, ठीक है, GST परिषद, यह राज्य के वित्त मंत्रियों का समूह है जो GST का निर्धारण करती है। इसके अंतर्गत शामिल जो स्लैब हैं, ठीक है, वो 5%, 12%, 18% और 28% में वस्तुओं को शामिल करना तथा हटाने का निर्धारण जो है GST परिषद के सलाह पर ही किया जाता है, जो सहकारी संघवाद स्थापित करने में सहायक है। ठीक है, हालांकि जो अभी जो स्लैब है वर्तमान इसमें जो दिया गया स्लैब है वो बदल चुका है। ठीक है, तो इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अनुच्छेद अब क्या है GST काउंसिल के बाद, अनुच्छेद 356 के प्रयोग पर नियंत्रण। राजमन्नार समिति ने अनुच्छेद 356 को समाप्त करने की सिफारिश की। वहीं सरकारी आयोग ने अनुच्छेद 356 के प्रयोग को लेकर संयम बरतने की सिफारिश की तथा इसे अनंतिम रूप से ही प्रयोग करने की बात की। 1967 से लेकर 1990 के दौरान अनुच्छेद 356 का व्यापक रूप से प्रयोग किया गया। वहीं 1990 के बाद गठबंधन राजनीति ने जहां क्षेत्रीय दलों की भूमिका में वृद्धि हुई, वहां अनुच्छेद 356 के प्रयोग में कमी दिखाई दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके प्रयोग पर नवाम राबिया वाद 2017 पर संयम की बात कही। ठीक है, और तो ये तो संवैधानिक स्तर पर सुधार करने के प्रयास हुए। दूसरा है व्यवहारिक स्तर पर देखें तो समवर्ती सूची के कुछ विषयों जैसे शिक्षा को राज्य सूची में शामिल किया जाए, राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर ही निर्धारित किए जाए
तथा राज्यपाल के कार्यकाल को प्रसाद पर्यंत की अपेक्षा 5 वर्ष तक निर्धारित किए जाएं। ठीक है। राज्य को अधिक वित्तीय स्वायत्ता दी जाए, जिसे केंद्र राज्य संबंधी स्थापित सभी समितियों ने स्वीकार किया है। ठीक है। आईसीएस अधिकारियों को राज्य के नियंत्रण में रखा जाए। ठीक है। तो ये व्यवहारिक स्तर पर कुछ सुझाव सुधारने के प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित मुद्दे। ठीक है। तो क्या है कि संसाधनों का आवंटन, धन, करों, अन्य लाभों सहित संसाधनों के आवंटन को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच अक्सर विवाद होता है। जीएसटी लागू होने के बाद राजस्व संग्रह और बंटवारे को सुनिश्चित किया गया है, फिर भी वित्त आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले राजस्व बंटवारे के मानदंड से संबंधित चिंताएं हैं। ठीक है। केंद्र के कानून को चुनौती। केरल ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर कर सीएए को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है। छत्तीसगढ़ ने भी इस तरह एक मुकदमा दायर किया है, जिसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग। ऐसा कहा जाता है कि अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल संवैधानिक तंत्र को वास्तविक रूप से ध्वस्त करने के बजाय लगभग हमेशा राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। अरुणाचल प्रदेश और फिर उत्तराखंड में अलग अलग मामले देखे गए हैं। ठीक है। राज्यपाल का कार्यालय। तनाव का प्रारंभिक बिंदु यह है कि केंद्र राज्यपाल की नियुक्ति इस प्रकार करता है मानो वह केंद्र का प्रतिनिधि हो, तथा केंद्र सरकार ने राज्यपाल के कार्यालय को अपने लिए सत्ता पुनः प्राप्त करने का एक प्रभावी साधन मान लिया है। ठीक है। अब देख लेते हैं कि केंद्र राज्य संबंधों में सौहार्दपूर्ण सुधार सुनिश्चित करने के लिए उपाय। इसमें पहला, राजमन्नार समिति 1969 का। तमिलनाडु द्वारा गठित राजमन्नार समिति केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने वाली पहली राज्य स्तरीय पहल थी। ठीक है। इसमें सत्ता के बढ़ते केंद्रीकरण की आलोचना की गई, जिससे राज्य की स्वायत्तता प्रभावित हो रही थी। ठीक है। इसमें अनुच्छेद 256 यानी कि राज्यों को संसद द्वारा निर्मित विधि का पालन करना चाहिए। 257, संघ को कुछ मामलों में राज्यों को निर्देश देने की अनुमति। ठीक है। 365 और 356 को अनुचित केंद्र नियंत्रण को सक्षम करने के लिए चिन्हित किया और अनुच्छेद 356 को निरस्त करने की सिफारिश की। ठीक है। तो ये राजमन्नार समिति। फिर सरकारी आयोग देखें तो अखिल भारतीय सेवाओं की संस्था को मजबूत किया जाना चाहिए तथा ऐसी और अधिक सेवाएं बनाई जानी चाहिए। ठीक है। संघ को समवर्ती विषय के केवल उतने क्षेत्र पर कब्जा किया जाना चाहिए जिस पर नीति की एकरूपता आवश्यक हो तथा शेष क्षेत्र को राज्य सरकार के लिए छोड़ देना चाहिए। ठीक है। फिर है एम पुंछी आयोग 2007 का। तो स्थानीय निकायों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए शक्तियों के हस्तांतरण का दायरा उचित संशोधनों के माध्यम से संवैधानिक रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। आयोग ने राज्यपालों के लिए 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल निर्धारित करने तथा राष्ट्रपति को संसद द्वारा हटाने की तरह ही राज्य विधानसभा द्वारा महाभियोग के माध्यम से ही हटाने की सिफारिश की है। अब हम लोग देखें तो देखते हैं कि संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग, ठीक है, NCRW 2000। तो ये क्या है? अनुच्छेद 307 के अनुसार अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य आयोग को एक विधायी निकाय के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। ठीक है। आपातकाल और आपदा प्रबंधन को 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है। अन्य उपाय में देखें तो केंद्र राज्य संस्थाएं, केंद्र और राज्यों के बीच सुचारू संबंध सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद, वित्त आयोग और नीति आयोग जैसी संस्थाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है। ठीक है। राजकोषीय संघवाद। राजकोषीय संघवाद केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के वितरण को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित करता है। ठीक है। केंद्र और राज्यों को संसाधनों के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए राजकोषीय संघवाद को बढ़ावा देने की दिशा में काम करना चाहिए। ठीक है। 7वीं अनुसूची पर पुनः विचार। कुछ विद्वानों ने स्थानीय सरकार सूची प्रस्तुत करके अनुसूची के और अधिक विकेंद्रीकरण की वकालत की। ठीक है। राज्य स्तर पर नवाचार। राज्य नवाचार और परिवर्तन में महत्वपूर्ण भंडार है, इसलिए राज्यों को ऐसे नवाचार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है। फिर सत्ता का बंटवारा। केंद्र और राज्यों को मिलाकर काम करना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सत्ता का बंटवारा प्रभावी ढंग से हो तथा एक इकाई में सत्ता का संकेंद्रण न हो। ठीक है। तो ये सभी बातें दी गई है और यहाँ एक टेबल फॉर्म में दिया गया है
कि विधायी संबंध, ठीक है, विधायी संबंध दिया है, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध, और इससे संबंध जो भी अनुच्छेद है उसकी एक तालिका दी गई है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं। विधायी संबंध में अनुच्छेद 245, 46, 47, 249, 250, 251, 252, 253, 255, 254, ठीक है, ये सभी है। 245 में क्या है कि संसद और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून का विस्तार। 246 में है संसद और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए विशेष मामलों में कानून। 247 कुछ निश्चित अतिरिक्त न्यायालयों के गठन हेतु संसद की शक्ति। 249 संसद द्वारा राज्य हित में राज्य सूची के किसी विषय पर विधान के लिए विधान निर्माण हेतु राज्यसभा द्वारा पहल, ठीक है। अनुच्छेद 250 आपातकाल के दौरान राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की संसद की शक्ति। 251 में 200 क्या है कि अनुच्छेद 249 और 250 के अधीन संसद द्वारा निर्मित विधि के असंगत होने की स्थिति में राज्य विधि पर वरीयता, ठीक है। 252 में क्या दिया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और उस पर विधि को किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना, ठीक है। 253 में देखें तो 253 में देखें तो अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने के लिए विधान निर्मित करने की संसद की शक्ति। 254 में देखें संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति की स्थिति में संसद द्वारा बनाई गई विधि प्रभावी, ठीक है। अनुच्छेद 255 में देखें तो सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया का विषय माना और इस आधार पर उसे खारिज न करना, ठीक है। तो ये विधायी संबंध है। प्रशासनिक संबंध में देखें 256 संसद द्वारा निर्मित विधि के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए संघ द्वारा राज्यों को निर्देश दिया जाना, ठीक है, राज्य और संघ की बाध्यता। 257 में देखें संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग के साथ साथ राष्ट्रीय सामरिक महत्व के संचार साधनों के निर्माण और संरक्षण के संदर्भ में संघ का राज्य पर नियंत्रण। 258 में देखें कुछ मामलों में संघ द्वारा राज्यों को शक्ति प्रदान करने का संघ का अधिकार। 258 क में देखें राज्य द्वारा केंद्र को सौंपने की शक्ति। 260 में देखें भारत से बाहर के क्षेत्रों के संबंध में संघ के अधिकार। 261 में देखें सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही। 262 में अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के हल के लिए न्यायाधिकरण का गठन। 263 में देखें अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, ठीक है। तो ये प्रशासनिक संबंधों से संबंधित अनुच्छेद हैं। और वित्तीय संबंध से देखें तो अनुच्छेद 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का आरोपण नहीं। 266 में दिया है कि भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोकलेखा। 267 में देखिए आकस्मिकता निधि। 268 में केंद्र द्वारा लगाए गए परंतु राज्यों द्वारा एकत्रित एवं विनियोजित कर। 270 में देखिए संघ द्वारा लगाए गए और संग्रहित किंतु संघ राज्य के बीच वितरित किए जाने वाले कर। 271 में देखिए कुछ निश्चित चुंगी व कर पर केंद्र द्वारा लगाए गए अतिरिक्त प्रभार। 274 में देखें तो राज्यों के हितों से संबंधित कराधान वाले विधेयकों के संदर्भ में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक। 275 में देखें कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। 276 में व्यवसाय व्यापार और रोजगार पर कर। 280 में राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन। 281 में वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के समक्ष रखा जाना। 283 संचित निधि आकस्मिक निधि और लोक लेखा में जमा धनराशियों की अभिरक्षा। 285 में संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट। 286 वस्तुओं की बिक्री पर कर के अधिरोपण के बारे में निबंधन। 287 में देखें विद्युत पर करों से छूट। 288 में पानी और बिजली के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट। 289 में राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट। 292 में भारत सरकार द्वारा उधार। 293 में राज्यों द्वारा उधार। तो ये वित्तीय संबंध से संबंधित अनुच्छेद थे, ठीक है। तो आज जो हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा वो क्या था, तो वह था संघात्मक और एकात्मक ये व्यवस्था है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया अमेरिका और ब्रिटेन को केंद्र में रखते हुए। और दूसरा टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा वो है कि संघ राज्य संबंध, ठीक है, जिसमें कि विधायी संबंध, वित्तीय संबंध और प्रशासनिक संबंध तीनों के बारे में विस्तारपूर्वक पढ़ा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।